वीडियो के अंदर अपने जो बीएससी सेमेस्टर थर्ड की जो केमिस्ट्री है उसका यूनिट नंबर थर्ड कर रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोगों ने एक चैप्टर पूरा कर लिया था पार्ट वन में। अब पार्ट टू के अंदर 2 चैप्टर रहते हैं, है ना, वो अपने फटाफट कंप्लीट कर देंगे। दोनों बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे इसके अंदर, अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर, तो लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड हमारा पहला चैप्टर है, अपने को पूरा करना है। तो लैंथेनोइड और एक्टिनोइड में सबसे पहले जो लैंथेनोइड्स होते हैं, ये बेसिक लैंथेनोइड एक्टिनोइड होते हैं क्या, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि लैंथेनोइड और एक्टिनोइड्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, है ना। तो ये एक 1 लाइनर क्वेश्चन या मे बी इन एमसीक्यू फॉर्म, या फिर अगर 7 मार्क का क्वेश्चन आता है तो अगर वो पॉइंट्स में लिखा हुआ है तो वहाँ भी पूछा जा सकता है। तो एंड जनरल नॉलेज के लिए वी ऑल्सो हैव टू नो कि इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। तो इसमें समझे कि एफ ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस फॉर्म में होता है। इफ़ यू सी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ऐसे मिलेगा, जैसे कि अगर हम सीरियम का एग्जांपल लें तो इसका कन्फिग्रेशन हमें जीनॉन की फॉर्म में मिलेगा एंड 4f समथिंग होगा, 4f1, 5d1 एंड 6s होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बेसिकली n-2 ऑर्बिटल में फिल होते हैं, या n कुछ भी हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो n-2 में फिल हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षकों में फिल हो रहे हैं, और दूसरा इसमें 2 कक्षक जो होते हैं वो अपूर्ण भरित रहते हैं, अपूर्ण रहते हैं, और f ऑर्बिटल इसमें पार्शियली फिल्ड रहता है। इस कारण से हम इसको क्या बोल देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। पहली चीज़ ये जरूर मेंशन करना कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है n-2 ऑर्बिटल में फिल होते हैं, और इसमें क्या होता है कि 3 जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं, अपूर्ण रूप से भरे रहते हैं। तो इस कारण से इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, बुक में ये मेंशन है। ओके, तो अब इसके बाद हमारे पास आते हैं लैंथेनोइड्स। पहले लैंथेनोइड्स करेंगे, फिर एक्टिनोइड्स करेंगे। तो इनका हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, इन एलिमेंट्स को याद भी तुमको करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी इसका आना चाहिए, है ना। सो इसको अपने पहले देखते हैं कैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो देखें यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, देखिए लैंथेनम, सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडिमियम, प्रोमैथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोस्पियम, होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, इटर्बियम, लुटेशियम। तो ये इसके एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो अब इनका जो कन्फिग्रेशन है बेसिकली इफ आई सी, तो लैंथेनोइड्स है, उसका लैंथेनोइड्स जितने भी होते हैं उनका जनरल कन्फिग्रेशन इफ़ यू वांट टू राइट, तो जीनन की फॉर्म में जीनन कितने पे आता है, 54 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे कवर अप हो गया, एंड 4f आएगा, 5d आएगा एंड 6s आएगा। 6s में तो 2 ही भरेंगे इलेक्ट्रॉन, एंड इसमें 0 से 1 में कुछ भी हो सकता है, और इसमें 0 to 14 कन्फिग्रेशन हो सकता है। अगर मैं लैंथेनम का कन्फिग्रेशन देखो तो जीनोन लिखोगे आप, 4f0, 5d1 एंड 6s2, ये कन्फिग्रेशन होता है। लेट्स सी, यही है ना। तो हाँ, बिल्कुल इसका यही कन्फिग्रेशन है। फिर सीरियम का देखें तो जीनन की फॉर्म में 5d1, 6s2 एंड 4f1, ये भी इंपॉर्टेंट कन्फिग्रेशन हो जाता है। देन प्रेसोडाइमियम में क्या होता है, सीधा डी में 0 हो जाता है, और एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, 4f3, 6s2। तो ये इसका एक वियर्ड सा कन्फिग्रेशन होने के कारण तुम्हें इनका कन्फिग्रेशन भी ध्यान में होना जरूरी है। तो यहाँ पे प्रेसोडाइमियम, नियोडिमियम, प्रोमैथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, देखो 7, 8, फिर गैडोलिनियम का फिर से 7 हो जाता है, और यहाँ पे देखो 5d1 हो जाता है, फिर 7 के बाद सीधा 9 में जंप करते हैं, और डी वाला फिर से 0 हो जाता है इस कारण से, फिर 10, 11, 12, 13, फिर 14, अगेन 14। तो इस तरह से होता है। एंड इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जो गैडोलिनियम होता है ना वो बिल्कुल सेंटर में आता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 64 होता है, ये बात भी ध्यान में हमें रखनी है। और एक सीरियम को थोड़ा सा ध्यान दे लें, सीरियम का कन्फिग्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, और गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम थोड़ा सा इस पर भी फोकस करें। और इनके एटॉमिक नंबर 57 से 71 पे होते हैं, ये देखें, और 14 एलिमेंट होते हैं, ये बात भी ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में देनी चाहिए। अब इसके हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे आते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट पे एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि लैंथेनोइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करें। तो ये चीज़ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अपने को लैंथेनोइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद होगा तभी हम लिख पाएंगे ना। तो यू हैव टू लर्न दिस, 2 दिन में प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, और सीरीज वाइज लैंथेनोइड भी याद होने चाहिए, ठीक है। अब अपने आते हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। तो जो लैंथेनोइड्स होते हैं नॉर्मली अगर आप देखोगे ना, लैंथेनोइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, ठीक है। अब जितने भी लैंथेनोइड है +3 तो दिखाते हैं। अब +3 ही क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इसमें क्योंकि लैंथेनोइड्स अपनी प्रथम 3 जो सक्सेसिव जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना लैंथेनोइड्स की, वो उनका जो योग है वो बहुत ही कम होता है। तो बहुत ही कम होता है, तो इस कारण से क्या होता है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली दिखाते हैं।
इसके अलावा ये जो एलिमेंट्स हैं +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। तो +4 कौन दिखाता है और +2 कौन दिखाते हैं, ये भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडीमियम एंड गैडोलिनियम, गैडोलिनियम नहीं, टर्बियम और डिस्प्रोस्मियम और होल्मियम हो गया। और ये मतलब ऐसे ना +4 चुप रहे, इसमें ये +4 और +3 नॉर्मल, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इसके अलावा ये +2 एंड +4 भी दिखाते हैं। तो वो एलिमेंट हमें पता होना चाहिए कि कौन से दिखाते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है, बट एक बार बुक में कंफर्म कर लेना कि कौन से एलिमेंट +4 एंड +2 दिखाते हैं। एंड ये ज़रूर से याद करना, क्योंकि क्वेश्चन में भी कम आ सकता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ओके, अब अपने देखते हैं लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन देखने से पहले एक्टिनोइड्स को भी देख ही लें साथ में, राइट। तो एक्टिनोइड्स में क्या होता है, एक्टिनोइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स सी, ये वाले हमारे पास एक्टिनोइड्स हो जाते हैं। इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो रेडॉन की फॉर्म में होता है। ये बेसिकली 89 से लेकर 103 के बीच में होते हैं। देखो, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लोरेशियम। तो इस तरह से ये एलिमेंट होते हैं। और इनका तो कॉन्फ़िगरेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ट्रिकी होता है। तो जैसे इनका रेडॉन 5F, रेडॉन 5F 1 to 14 होता है। एंड 6D 0 to 2 के बीच में वेरी करता है। एंड 7S2 होता है। ये इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो लेट्स सी एक्टिनोइड का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। तो एक्टिनोइड का पहले अपने कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो एक्टिनियम के अंदर सबसे पहले हमारा होता है 89 नंबर पे आता है। तो रेडॉन की फॉर्म में लिखा 5F0 6D1 एंड 7S2, ये हमारा रेडॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। फिर आता है थोरियम। थोरियम में आप देखेंगे 5F अब भी 0 है, लेकिन सीरियम के केस में क्या था, 5F1 हो गया था, 4F1 5D1 एंड 6S2 करके था। बट इसमें 5F 0 ही है, लेकिन 6D2 हो गया, इसलिए यहाँ पे ये थोरियम इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। फिर प्रोटैक्टिनियम को यदि हम देखें तो हमें मिलता है 5F2 6D1। अब देखो यहाँ पे सीधा 2 इलेक्ट्रॉन्स जंप हुए और 6D1 हो गया, है ना। फिर इसके बाद अभी 3 है, डी वाला अभी भी 1 है। फिर अचानक से सीधा ये 5 पे जंप करता है, डी वाला खाली हो जाता है। तो इसलिए फिर 6 7 7 9 इस तरह से एक वेरिएशन चलता है, जो कि लैंथेनोइड्स में थी। तो इस वेरिएशन के कारण इसका कॉन्फ़िगरेशन की तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, फिर तुम्हें बाकी सारे टॉपिक भी इजीली समझ आ जाएंगे। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन की यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस, और तुम्हें सीरीज वाइज एलिमेंट भी याद करने पड़ेंगे, इनके एटॉमिक नंबर भी याद करने पड़ेंगे, तभी तुम बाकी टॉपिक्स अच्छे से समझ पाओगे इसमें। तो ये लैंथेनोइड और एक्टिनोइड्स थे, एंड इन्हें याद करना इजी है। यू कैन सी एनी ट्रिक फॉर दिस। एंड इसमें एक बात ध्यान रखना है कि यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम पैरा यूरेनियम एलिमेंट या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं। पैरा यूरेनियम या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना पड़ेगा। और इसमें एक्टिनोइड्स 89 से 103 के बीच में होते हैं। तो इसमें बीच में आता है क्यूरियम, जिसका अटोमिक नंबर रहता है 96। ओके, तो इस तरीके से यू कैन रिमेंबर दिस। एंड इसके बाद हम आते हैं लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो हमारे पास पहले आता है लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है उसको अपने क्लियर कर लेते हैं। तो ये समझने की कोशिश करें नॉर्मली क्या होता है। अगर आप देखें तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो बढ़ते हैं, जिससे एटम का साइज बढ़ता है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, शेल वही रहते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स जो हैं वो फिल होते रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, है ना। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की स्ट्रेंथ बढ़ती है और ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं। तो दो इफेक्ट हमारे पास काम करते हैं, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम करता है और एक शील्डिंग इफेक्ट काम करता है। दो इफेक्ट काम करते हैं। तो इस कारण ट्रांजिशन स्टेट के अंदर तो रेडियस लगभग इक्वल हो रही थी, है ना, कोई वेरिएशन नहीं था। लेकिन लैंथेनोइड्स के अंदर ना बहुत ही डिफरेंट वेरिएशन तुमको दिखाई देगा। कैसे, लेट्स सी। तो लैंथेनोइड्स के अंदर न्यूक्लियर जो चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो यहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन एफ जो ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं
वो पुअर शील्डर्स होते हैं, उनका पेनरेशन इफेक्ट बहुत ही कम होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स ही बढ़ रहा है, रिपल्शन तो बढ़ नहीं रहा, क्योंकि वो ऊपर से पुअर शील्डर हो रहे हैं। तो नेट अगर आप देखोगे तो अट्रैक्शन फोर्स ही इसमें ज़्यादा होता है ना। तो बैलेंस नहीं कर पाते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते। तो इस कारण से क्या है कि यहाँ पे जो रेडियस है उसमें आपको कमी देखने को मिलती है, यानी लैंथेनोइड्स का जो साइज है वो कम हो जाता है। अगर आप लैंथेनम में क्या होता है, लैंथेनम, सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडीमियम, प्रोमैथियम, सैमेरियम, यूरेपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोस्मियम, होल्मियम, अर्बियम, लास्ट में जो है ल्यूटेशियम पे एंड होता है। इसके बाद जो यहाँ तक के जो एलिमेंट्स हैं इनके साइज में अगर आप वेरिएशंस देखो तो किस तरह से आपको दिखाई देंगे, इस तरीके से इनका जो साइज है वो डिक्रीज होता है। यहाँ पे आप लैंथेनम लो, फिर सीरियम का साइज एकदम से कम होता है, देन फिर इस तरीके से ग्राफ है। फिर एक में यूरोपियम का साइज बढ़ता है, फिर यहाँ पे इटर्बियम का साइज बढ़ता है। तो यूरोपियम और इटर्बियम दो एलिमेंट्स का साइज अचानक से बढ़ क्यों जाता है, तो इनका साइज इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यूरोपियम जो एलिमेंट है ये 4f7 कन्फिग्रेशन में होता है और ये 4f14 कन्फिग्रेशन में होता है। और इनके जो 4f7 है, जैसे वो 3D के अंदर क्या करते हैं, ऑर्बिट अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं जिससे इनका साइज बढ़ जाता है। सेम 4f14 में ये रीज़न लिखेंगे आप। लेकिन 4f14 में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड भी होता है तो रिपल्शन फोर्स कम होता है, तो वो थोड़ा कम एक्सपैंड कर पाते हैं। यूरोपियम वाले का ज़्यादा आपका कर्व दिखेगा। तो ये आपसे पूछ सकता है कि यूरोपियम और जो इटर्बियम है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों दिखा रहा है। तो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आए या एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आए, दोनों में सेम ही आंसर लिखना है अपने को। अब इसमें ना इसके इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, इसके कारण अपने को ये देखने को मिलता है जो हमारे पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का साइज लगभग सेम देखने को मिलता है, जबकि थर्ड वालों का ज़्यादा होना चाहिए था साइज सेकंड वालों से, बट लगभग सेम दिखता है। तो सेम हमें क्यों दिख रहा है, क्योंकि लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही दिख रहा है, क्योंकि साइज एकदम से कम हो रहा है, बिल्कुल वेरिएशन ही नहीं आई उसके अंदर। तो ये चीज़ है। और एक और वेरिएशन दिखता है कि इसमें लैंथेनोइड्स की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी नॉर्मली टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, लेकिन लैंथेनोइड्स में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वालों की डेंसिटी डबल हो जाती है एकदम से। तो इसका भी रीज़न एक लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है। और अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी देखें तो टॉप टू बॉटम जाने पर कम होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में देखें तो थर्ड में बढ़ रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, एक ये चीज़ है। अब एक और क्वेश्चन हमसे आता है, जो इट्रियम होता है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है इट्रियम, इसका इट्रियम+3 लैंथेनोइड के साथ क्यों पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। और बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं, आंसर सब में आपको सेम लिखना है। जो इट्रियम+3 का साइज है वो लैंथेनोइड+3 से बहुत ही स्मॉल होता है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते तो साइज और स्मॉल होता है लैंथेनोइड्स का। फिर जो होफनियम होफनियम हो गया और डिस्प्रोस्मियम होल्मियम, दिस इज होल्मियम एंड डिस्प्रोस्मियम+3 पर आते आते इनका साइज लगभग लगभग सेम हो जाता है। तो इस कारण जो इट्रियम इन एलिमेंट्स के साथ पाया जाता है, और मतलब सेम चार्ज है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इन सभी रीजंस के कारण इट्रियम इन एलिमेंट्स के साथ पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी सारा इफेक्ट क्लियर हो गए। अब अगर हम +3 लैंथेनोइड्स+3 का रेडियस का ग्राफ देखें ना तो वो डायरेक्टली डिक्रीजिंग ही मिलता है, इनकी रेडियस कम होती है, आयनिक रेडियस कम होती है, नॉर्मल रेडियस में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी, ये बात ध्यान रखनी है हमने। अब इसके बाद ये सारा अपनों ने एटॉमिक रेडियाई का सिनेरियो देख लिया। अब हमें देखना है इसके सेपरेशन टेक्निक्स अपने को देखनी है कि हम कैसे लैंथेनोइड्स को अलग कर सकते हैं, कैसे इसको निकाल सकते हैं, है ना। सेपरेशन टेक्निक्स अपने को देखनी है। तो सेपरेशन टेक्निक ना बहुत सारी हैं लैंथेनोइड्स को सेपरेट करने की। आई विल सजेस्ट यू कि सबसे पहले तो आप इसके तीन तीन फॉर्म में ये पाया जाता है। पहले इसको छोड़े, पहले आप एक चीज़ और देखें, कॉम्प्लेक्सेशन टॉपिक करें पहले, कॉम्प्लेक्सेशन टॉपिक करें। कॉम्प्लेक्सेशन पे ना लैंथेनोइड और एक्टिनोइड एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। एक्टिनोइड की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको नहीं बताया ना, तो लेट्स सी पहले वही देख लें। एक्टिनोइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें, तो ये रही एक्टिनोइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक्टिनोइड्स देखें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखा रहे हैं। लैंथेनोइड्स तो +3 +2 +4 दिखाते थे, बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते थे। लेकिन लैंथेनोइड जो है ट्रांजिशन डी ब्लॉक के एलिमेंट की तरह ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं।
तो इस तरह से वेरिएबल। और ये क्यों दिखाते हैं आपको, अगर आपने डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा ही है उसके अंदर आता है। देखें आप एक्टिनियम +3 दिखा रहा है, थोरियम +3+4 दिखाता है, प्रोटेक्टिनियम मैक्सिमम 5 दिखा सकता है तो वही दिखा रहा है, यूरेनियम भी, नेपच्यूनियम प्लूटोनियम +7 दिखा रहा है, अमेरिशियम इतनी दिखा रहा है, फिर आगे फिर अगेन +2 एंड +3 पे पहुंच जाते हैं। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। और ये क्यों दिखाते हैं, देखें जैसे नेपच्यूनियम है +7 दिखाता है, प्लूटोनियम +7 दिखाता है, इस कारण से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं तो ये खुद को रिड्यूस कर लेते हैं, तो इनके अंदर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी आ जाती है इतनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को दिखाने के कारण। तो ये चीज़ है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नेपच्यूनियम +7 प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो नेपच्यूनियम +5 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अमेरिशियम +4, अमेरिशियम +5 एंड अमेरिशियम +6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। और ये इसमें कलरिंग अब अपने इसमें देखते हैं कॉम्प्लेक्सेशन एंड कलरिंग। तो कॉम्प्लेक्सेशन अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्सेशन मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी। तो देखो लैंथेनोइड +3 है, लैंथेनम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वेरिएबल तो दिखाई नहीं रहा, तो इसका साइज बड़ा है। लेकिन डी ब्लॉक में शर्त ये है कॉम्प्लेक्सेशन की कि जो CMA होता है उसका साइज कम होना चाहिए। तो एक तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हुई। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत ही कम बनाता है, इस कारण से ये मेन रीज़न है। ये पाई बॉन्ड नहीं बना, ये पाई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, एक चीज़ ये है। ये इतने इसमें अगर कलर शो होंगे तो FF ट्रांजिशन के कारण ही कलर शो होंगे। लैंथेनोइड्स के अंदर अगर कलर शो होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है बट ये हार्ड बेसिस के साथ, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन युक्त जो लिगेंड्स होते हैं ना उनके साथ ये बनाता है। और इसमें कोऑर्डिनेशन इतना आपको इस ध्यान रखना है इसके अंदर। उसके बाद एक्टिनोइड्स के अंदर, एक्टिनोइड तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो वो बहुत अच्छे से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वो अच्छे खासे कॉम्प्लेक्स आपको बनाएंगे और उसके कॉम्प्लेक्स नेचर में पाए भी जाते हैं एक्टिनोइड्स के। उनमें मतलब कॉम्प्लेक्सेशन की टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है और वो कलर भी शो करते हैं। उनमें कलर FF ट्रांजिशन के कारण वो कलर शो होता है। आप लिखोगे कलर शो करने के बारे में 2-3 चीज़ें, कि इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट में जाते हैं, एक पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर जब एक्साइटिंग स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आएंगे तो क्या होगा, उस जिस एनर्जी का फोटोन उन्होंने एब्जॉर्ब किया था उसी एनर्जी के फोटोन को वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो उसको जब वो रिलीज करते हैं तो क्या होता है, रिलीज करते हैं तो क्या होता है, कलर इमिट करते हैं, एक स्पेक्ट्रा इमिट होता है जिसके कारण वो कलर शो करते हैं। दैट्स सो सिंपल। तो इनमें कॉम्प्लेक्सेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर, देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, इसको आप रीड भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सेशन देखो, लैंथेनम +3 में 4F में देखो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, पैनरेशन कम होता है, तो ये ज़्यादातर आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते, लेकिन इसमें पैनरेशन इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। 5F और 6G इनकी एनर्जी नियर अबाउट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इजीली एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकते हैं, तो VBT के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन इजीली हो जाएगा। पैनरेशन अच्छा खासा होता है। ये पाई बॉन्ड भी बनाते हैं, ये क्या करते हैं, पाई बॉन्ड भी आपको बनाते हुए दिखाई दे जाएंगे, मिल जाएंगे आपको पाई बॉन्ड बनाते हुए। ये इसमें ये सारा एक्टिनोइड्स का था। और एक्टिनोइड्स को सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं। एक्टिनोइड्स के अंदर भी आपको आयन एक्सचेंज मेथड का ध्यान रखना है। एक आयन एक्सचेंज मेथड का ध्यान रख लें, और एक विलायक निष्कर्षण विधि है, सोल्वेशन एक्सट्रैक्शन मेथड, विलायक निष्कर्षण विधि, इसका ध्यान रख लें बस। इसके सेपरेशन टेक्निक में इसको भी अपने कर लेंगे। ओके, ओवरव्यू तो लेना ही पड़ेगा इसका। तो अभी हम इसके ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कॉम्प्लेक्सेशन हो गया, अब लेट्स सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अब देखें ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने का इसमें रीजन होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी अपने एक्सिस पे मूवमेंट और एक सर्कुलर ऑर्बिटल मूवमेंट, दो कारणों से इनमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना, नॉर्मली अगर आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो दिखाई देते हैं उनके अंदर अगर आप देखें, नॉर्मल अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अगर देखें तो उसके अंदर अब अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं इसके अंदर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्यों दिखाते हैं लैंथेनोइड्स, तो वो देखते हैं। ये रही इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, देखते हैं पहले। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी ऑर्बिटल मोशन, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली अपने एक्सिस पे एक मोशन करते हैं और एक ऑर्बिटल मोशन होता है। तो इन दो मोशंस के कारण ये क्या करते हैं, ये हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ अगर हम देखें डी ब्लॉक के अंदर, उसमें हम ऑर्बिटल मोशन को इग्नोर करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल मोशन को इग्नोर करते हैं, उसके एक्सिस पे जो मोशन होती है उसको ही हम इसमें कंसीडर कर रहे होते हैं। तो इस कारण से इसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास बनता है μ = अंडर रूट में n × n+2 बनता है।
ठीक है। फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में अपने को ऑर्बिटल एंगुलर मोशन एंड उसके स्पिन वाली दोनों मोशन को कंसीडर करना पड़ता है। तो म्यू का फॉर्मूला बनता है अंडर एस इंटू एस प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन। ये फॉर्मूला अपने को यूज़ करना होता है। फिर अभी अपने थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम को निकालने का, ये वाला ये फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू जी इंटू अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन। जी लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर होता है, जे टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है। और स्मॉल जी की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है जी इक्वल टू 3/2 प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन में 2 इंटू जे प्लस ब्रैकेट में जे प्लस वन। ये फॉर्मूला यूज़ करना है। जे आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है, एस आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है और एल एंगुलर क्वांटम नंबर होता है। तो जे की वैल्यू कैसे निकलती है, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 7 से कम होता है तो एल माइनस एस करके आता है, जब 7 से ज़्यादा होता है तो एल प्लस एस करके आता है। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। तो प्रेसोडाइमियम प्लस 3 का एग्जांपल लिया है। तो प्रेसोडाइमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जीनन की फॉर्म में होता है। कितने नंबर पे आता है, लैंथेनम सीरियम प्रेसोडाइमियम। तो 59 पे आता है ये। तो जीनन 4f 5d एंड 6s, 4f3 5d 0 6s इस फॉर्म में होता है। हमें चाहिए प्रेसोडाइमियम प्लस 3। ये नॉर्मल प्रेसोडाइमियम था। प्रेसोडाइमियम प्लस 3 में आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तो 4f2 कन्फिग्रेशन हो जाएगा, है ना। तो अब हमें इसका बॉक्स डायग्राम बनाना है। एफ में 7 डब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 डब्बे बनाए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए अपनों ने। फिर इसका जो एंगुलर मोमेंटम, इसका क्वांटम नंबर भी आपको पता होना चाहिए, 3 2 1 0 1। देखो एफ का क्या होता है, देखो एस का तो जीरो होता है, एस का जीरो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। पी वाले का 1 होता है, डी का 2 होता है, एफ का 3 होता है, 3 होता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिर -3 टू +3 तक आता है ना, वेरी जिसमें -3 -2 -1 है ना। तो ऐसे मैंने उल्टा लिख दिया, 3 2 1 0 1 2 -1 -2 -3 कर दिया। ठीक है। तो अब इसमें हम इसका पहले एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल को निकालेंगे। वो कैसे आएगा, ये 1, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 1 इंटू 3। अगर 2 होता तो 2 इंटू 3 करते, प्लस ये वाला इरेज कर दो। अब इसके बाद इधर 1 है, अगेन 1 इंटू 2 करेंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा, यानी एल आ गया अपने पास 5। अब हमें स्पिन क्वांटम नंबर निकालना है। स्पिन क्वांटम नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हैं, तो 2/2 1 आ जाएगा एस। तो यहाँ पे एल माइनस एस करके आएगा क्योंकि 7 से कम है। तो जे हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब ये वैल्यूज़ हमें जस्ट फॉर्मूला के अंदर पुट करनी है और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे पुट भी करी हुई है, यू कैन सी। इस फॉर्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट करी और हमारे पास जी का वैल्यू 0.8 आया। फिर हमने म्यू का फॉर्मूला था जी इंटू अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन, उसके अंदर वैल्यू हमने पुट करी तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू इस तरह से कुछ। ऐसे ही यहाँ पे एक और याद रखना है, सैमेरियम +3 होता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट वैल्यू निकालोगे तो आपको 0 मिलेगा, थ्योरेटिकल वैल्यू। लेकिन इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में कुछ ना कुछ वैल्यू ये शो कर रहा होता है। तो इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि रूम टेम्परेचर पे इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट में चले जाते हैं। इस कारण से ये यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रही हैं। अब हम इसमें सेपरेशन टेक्निक्स देखेंगे, लैंथेनॉइड्स को और एक्टिनॉइड्स को कैसे अलग कर सकते हैं। जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो नेचर में मोनेंजाइट, जीनोटाइप, एस्बेस्टोसाइट ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं। मोनेंजाइट बेसिकली लैंथेनॉइड्स इट्रियम एंड थोरियम का फॉस्फेट होता है, एंड जीनोटाइम ऑर्थोफॉस्फेट होता है इनका, बेस्नेसाइट फ्लोरोकार्बोनेट होता है। तो इसको ध्यान में रख लें। फिर उसके बाद अपने लैंथेनॉइड्स में सीरियम से लेकर यूरोपियम तक के एलिमेंट को लाइट एलिमेंट बोलते हैं और गैडोलिनियम के बाद लुटेशियम तक के एलिमेंट को हैवी एलिमेंट में क्लासीफाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आगे जाके जाते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं साइज कम हो, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, डेंसिटी बढ़ती है। तो ये वाला इसका रीज़न है हैवी एलिमेंट और लाइट एलिमेंट में क्लासीफाई करने का। एंड उसके बाद प्रोमीथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो जिसको आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये नहीं पाया जाता नेचर के अंदर, रेडियो एक्टिव है। इसको आप लैब में बनाते हो इस एलिमेंट को। इसके बाद इसको अलग करने का पहला तरीका फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो इसमें आप इसको बेसिसिटी के बेस पे अलग करते हो।
बेसिसिटी बेसिक नेचर कब शो होता है कि कौन कितनी जल्दी, कौन इतना इजीली इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है, वो उसकी बेसिसिटी को शो करता है, राइट। तो जैसे लैंथेनॉइड्स में अगर मान लो जैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी भी क्या होती है, कम होती है। इधर वाले जल्दी निकालते हैं और बाहर वाले इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स जल्दी नहीं निकालते। तो ऐसे ही लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इनका कम होगा, यानी सॉल्युबिलिटी इनकी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको इनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेस पे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से अलग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन मेथड, जैसे लैंथेनाइड +3 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, तो इस बेसिस पे हम इसको अलग कर सकते हैं। अब अपना मेन ये हमारे ओल्ड मेथड थे। अब अपने मॉडर्न मेथड के अंदर आता है आयन एक्सचेंज मेथड, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड और एक पेपर क्रोमेटोग्राफी TLC। एंड इस तरह से हमारे पास अलग अलग मेथड्स आ जाते हैं जिसका यूज़ करके अपने इनको अलग कर सकते हैं। तो आयन एक्सचेंज मेथड करते हैं। आयन एक्सचेंज मेथड के अंदर हम एक कॉलम यूज़ करते हैं। इस कॉलम के अंदर अपने एक एसिटिक एसिड और सल्फोनिक एसिड एसिटिक एसिड और सल्फोनिक एसिड युक्त रेजिन और लैंथेनॉइड्स के मिक्सचर को डालेंगे। फिर हम देखते हैं जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो रेजिन्स के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर लैंथेनॉइड रेजिन्स के अंदर एक साइट्रिक एसिड या अमोनियम साइट्रेट को डालेंगे, तो हम देखते हैं लैंथेनॉइड इनके साथ अलग अलग तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, मतलब इनके साथ बॉन्ड बनाने का जो टेंडेंसी होती है वो डिफरेंट होती है। तो इस बेसिस पे हम लैंथेनॉइड्स को अलग कर सकते हैं। क्लियर? ये था आयन एक्सचेंज मेथड। एक्टिनोइड्स में भी सेम ही मेथड है। एक्टिनोइड्स के लिए अगर लिखना हो ना मॉडर्न मेथड, तो उसमें भी आप आयन एक्सचेंज मेथड में ये सेम प्रोसीजर लिख सकते हैं। फिर आता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में आप कुछ स्पेशल रेजेंट हेक्सेनोन हो गया या ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट का यूज़ करते हो सॉल्वेंट, और इसमें सॉल्युबिलिटी के बेस पे हम इसको अलग कर सकते हैं लैंथेनॉइड्स को। ये कलर क्यों शो करते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन, वो सब तो हो गया ना। अब एक्टिनोइड्स को अलग कैसे करते हैं, तो एक्टिनोइड्स में सारे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट आते हैं। देखो एक्टिनोइड्स में एक क्वेश्चन आते हैं छोटे मोटे, देखते हैं। सुपर हैवी एलिमेंट के बारे में बताएं। सुपर हैवी एलिमेंट्स पूछता है तो देखो 89 से लेकर 103 तक एक्टिनोइड्स होते हैं, और 104 से लेकर 109 तक के जो एलिमेंट्स हैं ना, इनको हम सुपर हैवी एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है सुपर हैवी एलिमेंट कौन से, तो आप बता दो कि 104 से 109 तक के एलिमेंट इज नोन एज सुपर हैवी एलिमेंट्स। और इनका नोमेनक्लेचर आना चाहिए, जो आयुपैक नोमेनक्लेचर होता है ना इनका, अन नील वाला। जैसे 1 को अन बोलते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 0 का होता है नील, 1 का अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हैग्स, हेप्ट, सेप्ट होता है इसका, सेप्ट, इसका ऑक्ट होता है, और इसका होता है ईन होता है। तो इसका जैसे 109 का आपको लिखना है, तो 1 का अन हो गया, 0 का नील एंड 9 का हो जाएगा ईन, फिर साथ में आपको ईएम लगाना होता है। तो इस तरह से इसका नेम लिखा जाता है। तो होप आयुपैक नेम तुम्हें क्लियर हो गए होंगे इसके कैसे लिखने हैं। और एक क्वेश्चन आता है इस पे, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे आता है। अब एक्टिनॉइड्स ना बेसिकली नॉर्म सारे के सारे एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, बट आपको एक्सट्रैक्शन किसका करना होता है, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमेरिशियम। इन एलिमेंट्स का आपको मिक्सचर मिलता है नेचर के अंदर, और आपको इनको अलग करना होता है। तो इन एलिमेंट्स को अलग करना होता है, इनके लिए ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड के अंदर आपके पास आयन एक्सचेंज मेथड होता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड होता है, तो वही हमें करना है। और लैंथेनॉइड के जैसे ही है वो मेथड। तो बस इस तरह से हमारा एफ ब्लॉक वाला एलिमेंट चैप्टर खत्म हो जाता है। अब अपने आते हैं OMC के ऊपर, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जब कार्बन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है ना, तो उसे OMC कहते हैं। देखो OMC नाम से लगता है कि कार्बन धातु के साथ बंध बनाता है, ऐसा नहीं होता। कार्बन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बनाए ना, तो वो OMC होता है, चाहे वो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो। अब फॉर एग्जाम्पल कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो 2.5 से कम जिसके है ना उसके साथ अगर इसने बॉन्ड बना रखा है तो वो OMC में ही काउंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये मिथाइल लिथियम है, फिनाइल लिथियम, डाई इथाइल जिंक, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, इसको बोलेंगे फिनाइल इथाइल फिनाइल मर्क्यूरी। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, मरकरी नहीं है, मैग्नीशियम है। तो इस तरह से ये कंपाउंड हो जाते हैं जिसका आप नेम लिख सकते हो इजीली।
फिर OMC का क्लासिफिकेशन इसकी हैप्टिसिटी पे बेस, ये देखो सिलिकॉन के कंपाउंड का नेम थोड़ा स्पेशल तरीके से लिखा जाता है। सिलिकॉन के कंपाउंड के लिए आप सिलेन वर्ड का यूज़ करते हो, इसमें जैसे टेट्रामिथाइल सिलेन बोलोगे, इसको आप बोलोगे डाईमिथाइल क्लोराइड सिलेन, है ना। तो इस तरह से ये ग्रिग्नार रेजेंट है, ग्रिग्नार रेजेंट में इथाइल मैग्नीज ब्रोमाइड, जिस तरह से लिखे हैं उसी सीक्वेंस में इसका नेम देना है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ओएमसी का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इसकी हैप्टिसिटी पे बेस, इसको हैप्टिसिटी को ईटा से दिखाते हैं और इसके ऊपर एक्स होता है। एक्स होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम जिससे वो जुड़ा होता है। हैप्टिसिटी होती है कि कोई भी धातु है वो कितने कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ है, वो चीज़ उसकी हैप्टिसिटी दिखाता है। तो मोनोहैप्टेट अगर देखें तो मोनोहैप्टेट का एग्जांपल है जैसे इथाइल लिथियम हो जाता है इसका एग्जांपल, और डाईहैप्टेट का एग्जांपल है जो इथाइलिन है। इथाइलिन जब धातु के साथ बॉन्ड बनाता है, ये आपका इथाइलिन, ये जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये डाईहैप्टेट का एग्जांपल हो जाता है। ट्राईहैप्टेट में जो एलाइलिक जो ग्रुप होता है, एलाइलिक ग्रुप जब बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ तो इसको ट्राईहैप्टेट बोलते हैं। ऐसे ही टेट्राहैप्टेट, पेंटाहैप्टेट। अब यहाँ पे 5 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लो CP से दिखाते हैं साइक्लो पेंटा डाई इनाइल आयन, इसके कंपाउंड होता है मेटलोसिन जिसका हम देखेंगे। फिर इसका क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन एक नॉर्मल है, सिंपल OMC एंड मिक्स OMC। सिंपल को आगे, सिंपल में मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और कॉम्प्लेक्स OMC में मेटल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी बीच में आ जाते हैं, तो वो चीज़ है। सिंपल OMC की भी 2 कैटेगरी है, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब धातु के दोनों तरफ सेम ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़े हों, असिमेट्रिकल अलग अलग ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़े हों। मिक्स वाले में ग्रिग्नार रीजन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। फिर उसके बाद अपने आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड। तो आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। आयनिक मतलब अगर 1.2 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी जो एस ब्लॉक एलिमेंट से मतलब बॉन्ड बनाए वो चीज़ है। कोवलेंट कंपाउंड मतलब एल्यूमिनियम, बोरोन, प्लैटिनम वालों से बॉन्ड बनाए कार्बन, तो उस कंडीशन में कोवलेंट कंपाउंड आते हैं। अब यहाँ पे कंपाउंड विद डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, तो जैसे सैंडविच कंपाउंड वगैरह हो गए, तो वो चीज़ है। अब इसके अंदर कंपाउंड में डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन वाले एक ये भी कैटेगरी हो जाती है। फिर इसमें आप इसमें इसमें आपको फिर इसके बाद यहाँ पे देखना है ये वाला, इसके अंदर आपको कुछ एक चीज़ें देखनी है। पहले तो जीजे सोल्ट का फॉर्मूला, जीजे सोल्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जीजे सोल्ट का फॉर्मूला था प्लैटिनम बनाओ, इसके साथ 3 क्लोरीन लगा दो, और एक इसमें डाईहैप्टेट वाला जो ग्रुप पता है ना, जैसे मैंने इथाइलिन बताया था डाईहैप्टेट होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा होता है। तो इस तरह से ये वाला जो कंपाउंड है ये जीजे सोल्ट होता है। यहाँ पे प्लैटिनम की जगह अगर पैलेडियम भी आ जाए तब भी ये जीजे सोल्ट ही रहता है, ठीक है। तो ये जीजे सोल्ट का एग्जाम्पल होता है। ये जो जीजे सोल्ट है ये कैसा एग्जाम्पल है, ये मेटल ओलिफिन कंपाउंड टाइप का है। तो इसके अंदर जीजे सोल्ट में अगर आपको ना बॉन्डिंग भी डिफाइन करनी पड़ेगी, इसमें बैक बॉन्डिंग होती है जीजे सोल्ट में। ये धातु है और यहाँ पे आप इथाइलिन बता दो, इथाइलिन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, तो ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन कुछ इसके अंदर वैकेंट, एक तो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रखा है, लेकिन ये जो इथाइलिन है इसका एक पी ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा है, और ये मेटल के ऑर्बिटल के अंदर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो इसमें एक बैक बॉन्डिंग हो रही है। वो बैक बॉन्डिंग को हमें इसको डिफाइन करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जैसे डिफाइन करा था ना वैसे ही इसमें बताना है। तो ये जीसस सोल्ट हो गया। जीसस सोल्ट के बाद एक बार जिगलर नाटा रेजन के बारे में पूछता है, तो जिगलर नाटा रेजन क्या होता है, तो टाइटेनियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल, इसको इसका मिक्सचर को बोलते हैं जिगलर नाटा रेजेंट। फिर आता है मेटलोसिन के बारे में पूछता है। मेटलोसिन में क्या होता है, मेटलोसिन अगर धातु साइक्लोपेंटा मेटलोसिन मेटलोसिन अगर कोई भी धातु साइक्लोपेंटा डाइनाइल के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं। जब जैसे फेरोसिन का पूछ लेता है, फेरोसिन में ये हमारे पास साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयन है, ये भी साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयन है, तो इसके साथ जैसे धातु ने बॉन्ड बना रखा है, धातु इसके बीच में एज अ सैंडविच कंपाउंड एक्ट है कर रही है, तो ये मेटलोसिन का एग्जाम्पल होता है। फेरोसिन, यूरोसिन, यूरोसिन में बीच में अब यूरेनियम कर दो, इस तरीके से होता है। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन तो कर लिया, अब यहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है। तो एल्यूमिनियम ट्राई मिथाइल के अंदर ब्रिज बॉन्डिंग होती है इस तरीके से।
एल्यूमिनियम ट्राईमिथाइल में ये ऑब्जर्व हुआ कि इसमें एल्यूमिनियम और मिथाइल के बीच में लेंथ अलग अलग शो हो रही थी, जिससे पता चला लेंथ डिफरेंट मिलना ये शो करता है, ब्रिज बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, तो ये वाली इस तरीके से शो करता है। आप स्ट्रक्चर बना देना इसकी, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। फिर इसका यूज़ मेडिसिन, फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रीज वगैरह में एज ए एंटीसेप्टिक इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक विलीसेनस कैटलिस्ट है। विलीसेनस कैटलिस्ट का फॉर्मूला रोडियम PPH3Cl, ये इसका फॉर्मूला होता है। एंड इसमें बल्कि ग्रुप ही लेने होते हैं विलीसेनस कैटलिस्ट में। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में इसका हम यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, मेटल कार्बोनाइल्स, जैसे निकल टेट्रा कार्बोनिल एंड क्रोमियम कार्बोनिल, फेरस कार्बोनाइल। तो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। मेटल कार्बोनाइड में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। इसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा। फिर एक्साइटिंग स्टेट में इसकी पेयरिंग नहीं होती है, क्योंकि निकल 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की। तो इसमें 4 कार्बोनाइल के साथ तो बॉन्ड इसने बना लिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करके। और ये जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं ना, इसके साथ ये एक पाई बॉन्ड और बना लेता है, यानी इसमें 2 पाई बॉन्ड बनते हैं और एक अलग बनता है। तो इस तरीके से तुम्हें इसको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके हाइब्रिडाइजेशन से इसकी तुम स्ट्रक्चर तो बता ही दोगे। तो इस तरह से है। तो इस तरीके से अपना जो ये वाला यूनिट ख़त्म होता है। यूनिट 3 इनऑर्गेनिक वाला भी फिनिश हो गया है। तो हमारे 3 यूनिट हो गए हैं और ऑर्गेनिक के 2 यूनिट बच के, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें ऑलरेडी बता दिए हैं। इस तरह से केमिस्ट्री का 3rd सेम की केमिस्ट्री फिनिश होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।